Good afternoon, Amit. Good afternoon, all of you. Okay, so today we will give some time for question and answer. So in that particular time, you can ask me all the questions that you have, all the doubts that you have, and then we will proceed with our actual topic. Okay. So कल जो कुछ भी हमने स्टडी किया था या जो हमने स्टार्ट किया उसके रिगार्डिंग या ओवरऑल सेट पेपर 1 या यूजीसी नेट पेपर 1 को लेके आपके कोई भी डाउट्स है तो वो आज हम पहले सॉल्व करेंगे. ओके ओके मेरी साउंड अच्छे से नहीं आ रही. ओके अंडरस्टूड. बताइए क्या अब आ रही है? Is it okay now? Am I properly audible? Yes. Good afternoon, Monali. Good afternoon, Nikhil. Hello, Nikhil. Okay, great. So आज I will give you time for questions to ask. So पहले हम सारे questions ले लेंगे so that बीच बीच में interruption नहीं हो. ओके सो बताइए कि कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या किसी को किसी भी उसमें से कोई भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है? एनीबडी वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग इट? We will wait for 5 more minutes till all the students join in so that we can start with our today's session. सो कल के सेशन में आपने देखा होगा कि जब हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन एंड आंसर्स को तब जो सेट का जो आस्किंग क्वेश्चन का जो लेवल था या जो पैटर्न था क्वेश्चंस पूछने का दैट वाज समवेयर डिफरेंट फ्रॉम द यूजीसी नेट. सो उतना ही डिफरेंस आता है यूजीसी नेट पेपर 1 और सेट पेपर 1 में कि आपका लेवल बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. अदरवाइज जो सिलेबस है वो सेम होता है. बस हायर एजुकेशन में या आईसीटी में इन टाइप के जो सब्जेक्ट है आपके जो टॉपिक्स है उसमें आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है. जैसे मान लो हायर एजुकेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो सेट में स्टेट लेवल बेस्ड होते हैं. मोस्ट प्रोबेबली नॉट ऑल द क्वेश्चंस लेकिन मोस्ट प्रोबेबली स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. एंड जो आपका यूजीसी नेट पेपर 1 है उसमें नेशनल लेवल के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो जो सेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर यूजीसी नेट पेपर 1-2. मतलब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होगे सो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव CSIR नेट. लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर यूजीसी नेट 2. ओके सो आप देख सकते हैं कि सिलेबस में तो कोई डिफरेंस नहीं होता लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके में भी आप देखोगे कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम. ओके सो अमित इज आस्किंग मैम सेट के लिए सिर्फ क्वेश्चन करेंगे पेपर 1 में तो सफिशिएंट होगा क्या? नो अमित सिर्फ क्वेश्चंस करके सफिशिएंट नहीं होगा. जैसे मान लो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या कम्युनिकेशन है
इन 3 यूनिट्स के लिए सिर्फ अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो दैट इज़ इनफ, नो डाउट। लेकिन जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन का टॉपिक है, आईसीटी है, मैथमेटिकल के जो क्वेश्चंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इन सारे टॉपिक्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड में इतने सारी चीज़ें हैं, इतनी उसमें चीज़ें आती हैं कि विच यू डोंट नो अबाउट इट। सो वो आपको पता होनी ही चाहिए बिफोर गोइंग फॉर योर एग्जाम्स, ओके। सो सिर्फ क्वेश्चन करके आपको वो चीज़ें पता नहीं चलेंगी, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज होना भी उतना ही ज़रूरी है, ओके। यस, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा। अदिति इज आस्किंग मैम इस सेशन में टॉपिक्स नहीं होगा, ओनली क्वेश्चंस। यस अदिति, हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन जो हमारा है वो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। सो अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। जैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड तो कवर किया हुआ है, उसका हर एक टॉपिक मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, वो लेक्चर्स आप देख सकते हो। सिमिलर विथ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इन तीनों का मैंने डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड किया है। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओके। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट, सो जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से आपको इन सारे टॉपिक्स को स्टडी करना है। एंड ये हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। इन लेक्चर्स में अगर मैं टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, ओके। सो दिस इज द टाइम वेर यू नीड द रिवीजन, नॉट द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। कॉन्सेप्ट तो अब आप जो पहले ऑलरेडी मैंने जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं उसके थ्रू आप कर सकते हो, ओके। यू कैन मेक योर ओन नोट्स रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स, क्लियर? ओके। सो मैम एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन आईसीटी ये वाले टॉपिक करवा दो ना प्लीज़। yes Monali, sure, we are planning to do and give you the lectures related to ICT, higher education and environmental studies too। लेकिन आप जैसे देख सकते हो we are running out of time, so कहीं ना कहीं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं। Still we are on that track, we are planning to take those topics too, okay। यस, गुड आफ्टरनून उर्मिला। ओके मैम, कल के एक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी तो ज़रूरी है फॉर स्टूडेंट्स। यस अदिति, श्योर, बट दिस इज़ द टाइम कि जब आपको यस आई विल गिव यू वन थिंग, ओके। सो जैसे अभी तो आप कल का जाने दीजिए, क्लियर। आज के लेक्चर में भी जो मैं बता रही हूँ, सो टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा टॉपिक है कि जिसके लिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत ही नहीं होती। with the help of the question and with the help of the options you will understand it। कल भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ने वाले हैं, इसीलिए what you can do is, देखो now you already know the schedule, ऑलरेडी आपके पास शेड्यूल अवेलेबल है। तो आप क्या कीजिए कि अब मान लीजिए हम कल अब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं। सो आज अब ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन यूट्यूब। मेरा ही लेक्चर है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसको नाम दिया गया है, सेपरेट प्लेलिस्ट ही है टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो जाके आप उसका लेक्चर देखो, ओके। फास्ट देख लीजिए, ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन फास्ट वॉच द लेक्चर, ओके। एंड वो कॉन्सेप्ट आप तब समझ लीजिए, एंड जब आप लेक्चर में, इस लेक्चर में आप प्रेजेंट होंगे तो आपको वो हेल्प करेगा। विल दैट वर्क फॉर यू? ओके, सो अमित इज आस्किंग मैम फिजिकल साइंस से हूँ, तो CSIR के लिए पढ़ना पड़ता है टू, लेकिन वेस्ट बंगाल, ओके, वेस्ट बंगाल टू इतना टाइम नहीं मिला।
तो क्या करूं? ओके, सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड जिसमें थियोरी समझा है उसके लिए। ओके ओके अमित, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। सो देखो, अब उसके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए भी द सेम थिंग आई वुड सजेस्ट कि मेरा खुद का लेक्चर सीरीज था पूरा 1 वीक का, जिसमें मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस हर एक क्वेश्चन, सॉरी नॉट क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। आप वो लेक्चर देख सकते हैं। एंड नो योर एग्जाम नाम की एक मैंने अलग सी सीरीज बनाई थी, मैंने और शौविक सर ने मिलके। तो वो आप जो सीरीज है ना, उसमें एक टॉपिक है important, which topics are important for exam, okay, for paper 1। तो वो वीडियो आप देखिए। सो अगर आप वो वीडियो देखते हैं ना, सो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, किस तरह से फोकस करना है, ठीक है। I'll not waste time in explaining it to you in that, okay। So Aditi is asking, नहीं मैम, कल के MH सेट कि एक क्वेश्चन था, वहाँ कॉन्सेप्ट भी तो ज़रूरी है, आंसर में कॉन्सेप्ट नहीं था। अदिति सॉरी, अभी फ़िलहाल तो मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। व्हाट यू कैन डू इज़, कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके कमेंट में आप ये आपका क्वेश्चन डाल दीजिए और मैं आपको ज़रूर उसके लिए रिप्लाई करूँगी, ओके, सो दैट मुझे भी टाइम मिलेगा वो क्वेश्चन और देखने का अच्छे से, okay, and then I will be able to answer your doubt. And Amit, I guess I am able to give you some idea related what you can do and what not. सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, गो एंड वॉच माई वीडियो इन विच मैंने आपको बताया है कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस वे में इम्पॉर्टेंट है, कितने मार्क्स वो कैरी करते हैं, कितने मार्क्स आपको उस टॉपिक में से मिल सकते हैं, ओके। सो वो वीडियो सबसे पहले देखिए, फिर आपका खुद का एक स्ट्रक्चर बनाइए, खुद का एक प्लान बनाइए कि दिस इज हाउ आई वांट टू स्टडी, ओके। एंड उसके बेसिस पे, सो जैसे अमित यू आर प्लानिंग टू गिव वेस्ट बंगाल सेट, राइट, तो उसके लिए तो अभी टाइम है, करेक्ट। सो यू हैव इनफ टाइम विथ यू स्टिल। अगर आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, स्टिल यू गेट लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। सो अभी आप जाके, नॉट अभी एग्जैक्टली बट आफ्टर दिस क्लास, ओके, सो आफ्टर दिस क्लास आप यूट्यूब पे अच्छे से IFAS एप्टीट्यूड चैनल पे देखिए, अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देखिए एंड जब आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा, उसके बेसिस पे यू कैन स्टडी फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड 2 या कोई भी टॉपिक हो, उसके लिए आप उस तरह से स्टडी कर सकते हो, ओके। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जिसके लिए हमने अभी तक लेक्चर्स नहीं कंडक्ट किए हैं, वी विल श्योरली डू इट। सो MH सेट बहुत ही पास है, तो आई कैन नॉट अश्योर MH सेट स्टूडेंट्स की वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल होगा या नहीं, लेकिन जो बाकी के सेट एग्ज़ाम्स हैं which are yet to be conducted, which is not in this month, उनके लिए I can assure you कि हम ज़रूर लेक्चर सीरीज़ लेके आएंगे और उन टॉपिक्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको अभी के अभी MH सेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी स्टडी उनकी स्टार्ट करनी ही है, तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको हर एक टॉपिक जो मान लो, उसमें आपको ICT पे भी डिटेल्ड लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं, एनवायरनमेंट पे भी प्रोवाइडेड है एंड हायर एजुकेशन पे भी प्रोवाइडेड है। तो आप उस पे जाके भी देख सकते हो एंड उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हो, ओके। सो जो चाहते हैं कि YouTube पे उनको डिपेंडेड नहीं रहना है, तो वो कोर्स बाय कर सकते हैं। सी द कोर्स फीस इज सो लेस, ओनली 1499। तो इतनी कम फीस में हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन गो, देखिए यहाँ पे द प्राइस इज गिवन टू यू। सो आप वो कोर्स बाय करके उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं टिल द टाइम वी गेट यू द लेक्चर ऑन YouTube, ओके।
So I guess this is it. Okay, so Shivani is asking MH सेट कितने मार्क्स से पास हो सकते हैं? ओके शिवानी, पास होने के लिए तो आपको दोनों जो आपके पेपर्स हैं उसको क्लियर करना इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे आपको एमएच सेट जो पेपर 1 है उसको भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है. एंड उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही मार्क्स आने चाहिए उतने ही मार्क्स आने चाहिए, लेकिन आपका जो कोर सब्जेक्ट है इस दोनों के मार्क्स को मिला के आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 45% तक आना चाहिए, and then you are qualified for the exam. Okay, and it also depends on the cutoff. So basically it depends on the cutoff कि सिर्फ अगर आप पास होने की बात कर रहे हो तो 45% इज़ द लिमिट, लेकिन अगर आप क्रैक करना चाहते हैं एमएच सेट तो आपको वो कट ऑफ में फिट होना पड़ता है. अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स अगर आप चेक करोगे सो यू विल अंडरस्टैंड. आप उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, या आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके चेक करोगे तो वहाँ पे भी मैंने प्रॉपर एनालिसिस दिया है कि what is the cutoff for MH set, and it completely depends on the subject you are opting for. जैसे पेपर 1 में तो 60-65 marks is a decent score, no doubt about it. 60-65 marks आप आराम से ला सकते हो, एंड अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो 80-85 marks are more than enough, okay, to crack the paper. Clear? Yes. So now let's look at the questions. So देखिए आज so जहाँ पे कल हमने स्टॉप किया था वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे. So yesterday we did 15 questions of set exam. So आज उसके आगे के हम देखेंगे. देखिए जैसे आज का जो क्वेश्चन है it is based on the जी सेट मतलब गुजरात सेट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. गुजरात सेट पे ये पूछा गया था ये क्वेश्चन 2019 में. सो विच सेट ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट द ऑफलाइन विथ दैट ऑफ द ऑनलाइन टेस्टिंग मेथड. डिफरेंस कौन सा है? जैसे ऑफलाइन इज लोकल सेंटर्ड, ऑनलाइन इज सेंट्रा सेंटर्ड. डू यू अग्री विद दिस थिंग? यस, राइट. सो ये तो होना ही चाहिए. ओके, सो देखिए सो अब क्या है. सो ऑफलाइन इज लोकल सेंटर्ड एंड ऑनलाइन इज सेंट्रा सेंटर्ड. ऑफलाइन में क्या होता है, लोकल जो बच्चे होते हैं जो उसी शहर में उसी गांव में रह रहे हैं वही लोग वहाँ पे आ सकते हैं. ऑनलाइन में क्या बेनिफिट मिलता है आपको? इट इज सेंट्रलाइज्ड, है ना. सेंट्रलाइज मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी उसे अटेंड कर सकता है बिकॉज इट इज ऑनलाइन. इसीलिए ये तो एक हो गया, दिस इज द करेक्ट. एक और, ऑफलाइन इज नॉन डिजिटल, ऑनलाइन इज डिजिटल. कुड बी. क्या ऑनलाइन, यस ऑनलाइन तो डिजिटल होता है, लेकिन क्या ऑफलाइन डिजिटल नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है. देन ऑफलाइन मतलब ये तो रॉन्ग हो गया. ऑफलाइन इज सब्जेक्टिव एंड ऑनलाइन इज ऑब्जेक्टिव. नो, नॉट एट ऑल. इंटरनेट इज मस्ट फॉर ऑनलाइन एंड नॉट अ नेसेसिटी फॉर ऑफलाइन. देखो नॉट अ नेसेसिटी कहाँ है, नीड नहीं होती, लेकिन अगर कोई लगाना चाहे, कोई यूज करना चाहे तो वो ऑफलाइन में भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं. देन ऑनलाइन यूजुअली प्रोवाइड्स इंस्टेंट इवैल्यूएशन, ऑफलाइन नीड नॉट, है ना. मतलब 1, 4 एंड 5, मतलब 1, 4 एंड 5 कौन से हमारे सेट में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है. करेक्ट. Okay, Aditi, why do you think the answer has to be D? No, the answer will not. Okay. You might have understood what is the correct answer. No problem. So हमारा correct answer क्या है? ऑप्शन नंबर ए है. Okay.
सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोजेक्ट मेथड लाइज इन. अब प्रोजेक्ट मेथड की स्ट्रेंथ मतलब उसका एडवांटेज किस में है. ये भी देखो गुजरात सेट 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है. सो सोशल पार्टिसिपेशन में क्या प्रोजेक्ट मेथड का स्ट्रेंथ है, या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में है, रोल ऑफ टीचर एज इंस्ट्रक्टर में है, या इंडिविजुअलाइज्ड एंगेजमेंट में है. Okay, so for Prachi the answer is D. So this is the correct answer. Absolutely right, Prachi. The answer has to be individualized engagement. अब कैसे? So जिन्होंने A आंसर दिया है सोशल पार्टिसिपेशन. सो प्रोजेक्ट मेथड में ये सोशल पार्टिसिपेशन तो ज़रूर होता है, लेकिन सोशल पार्टिसिपेशन मतलब जैसे प्रोजेक्ट, अब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी तो होते हैं, यू माइट हैव सीन, है ना. सो यहाँ पे हम ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट ही होना चाहिए वो. नो, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग इट. यहाँ पे क्या कहा है, सिर्फ प्रोजेक्ट मेथड कहा है ना. सो इसीलिए अगर ग्रुप प्रोजेक्ट कहा गया होता तो सोशल पार्टिसिपेशन वुड बी द आंसर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट मेथड कहा है. सो प्रोजेक्ट मेथड में एग्जैक्टली क्या होता है, इट इंडिविजुअलाइज्ड एंगेजमेंट होता है. Yes, absolutely correct. Each person can participate in it and everyone can make the project out of it, है ना. So इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो जिन्होंने भी ए आंसर दिया था, क्या आप लोगों को समझ में आया वाई ए इज नॉट द करेक्ट आंसर एंड वाई डी इज द करेक्ट आंसर. किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस? Okay, great. So let's move ahead and look at the next question. देखो next question क्या है, computer based testing is essential to. अब computer based जो testing होता है, testing मतलब evaluation, जो checking होगा आपका computer based. So it is essential to. किसके लिए ये essential होता है? Make testing transparent, objective and efficient. Ease teacher from burden of evaluation. Prepare digitalized evaluation sheets for speedy results. या minimize human bias in testing. What do you think? What needs to be the correct answer? Okay, great. So जिन्होंने भी A आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है. मेक टेस्टिंग ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव एंड एफिशिएंट. क्योंकि देखो क्या होता है, यू माइट हैव सीन, जब कोई पर्सन चेक करता है, सो पर्सन एक ह्यूमन बीइंग है एंड ह्यूमंस आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स और दे आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स, है ना. सो उसकी वजह से क्या हो जाता है, और मान लो अगर मेरा कोई मेरी बहन है, मेरा भाई है, अगर वो सेम टेस्ट दे रहे हैं, सो आई माइट बी पार्शियल विद देम, है ना. लेकिन कंप्यूटर का भाई बहन कोई नहीं हो सकता. सो वो पार्शियल किसके साथ होंगे, नहीं हो सकते वो पार्शियल. इसीलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ट्रांसपेरेंट होता है. तो मान लो कि अगर कभी आपको क्रॉस चेक करना हो आंसर, तो आप कंप्यूटर पे ज़रूर, मतलब मान लो कि कंप्यूटर से भी कोई टेक्निकल एरर आ गया, लेकिन यू कैन क्रॉस चेक विद द कंप्यूटर, है ना. सो दैट इज व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट. इट शुड बी ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब उसका जो है एम जो है, इट इज कॉमन फॉर ऑल एंड इट इज एफिशिएंट. हमारे जो मार्क्स आने वाले हैं, दे विल बी एफिशिएंट वंस. ओके, so that is why option A is the correct answer. देखो next question, देखो name the philosopher who proposed the technique of questioning. देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में. कौन है वो फिलोसोफर, ये भी गुजरात सेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है.
किसने प्रपोज किया था टेक्निक ऑफ क्वेश्चनिंग? सोक्रेटिस नाम था उनका. यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. उर्मिला, यू आर राइट. अमित, यू आर राइट. ऐश्वर्या, यू आर राइट टू. Yes, so the correct answer is Socrates. So Socrates was the philosopher who proposed the technique of questioning. Okay, correct. So आपको ऐसे थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी होना चाहिए जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हो. जैसे कॉग्निटिव थियोरी के बारे में अगर हम बात करें, सो कॉग्निटिव थियोरी, हु कैन टेल मी कॉग्निटिव थियोरी किसने प्रपोज की थी? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर स्टडीज. इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. हु कैन टेल मी who proposed the theory of who proposed the cognitive theory? It is not related to this. I want the name. Yes, Sudha, right. It's Bloom, Benjamin Bloom. Okay, so Armstrong is also correct. So there is a difference कि आर्मस्ट्रॉन्ग का भी कंट्रीब्यूशन है इन कॉग्निटिव थियोरी, लेकिन वो क्या कंट्रीब्यूशन है आपको फाइंड आउट करना है. ये जो मेरा पिछला भी एक बार जो लेक्चर सीरीज हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉग्निटिव थियोरी बिकॉज इट इज मोस्ट लाइकली टॉपिक कि जो जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, so you can check and let me know. Okay, so now coming back to the question, what is the full form of CAI? CAI का full form क्या होता है? Computer Associated Instruction, Computer Associated Information, Computer Assisted Instruction या Computer Assisted Information. Computer who is okay, so voice low आ रही है. Okay, just give me a second. अब बताइए, is it okay now? Okay, I'll talk little louder. Okay, so जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं जाएगा. Okay, so what is the full form of CAI? क्या है इसका फुल फॉर्म? कंप्यूटर तो कॉमन है, कंप्यूटर एसोसिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है या असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है? असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है. सो इट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट इज रिलेटेड टू द रिफ्लेक्टिव लेवल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्टिव लेवल हमारे 3 जो टीचिंग के लेवल्स है उसमें से एक है. पहला कौन सा है? हु कैन टेल मी ऑल द 3 लेवल्स? एक तो अब आपको पता ही चल गया है. यू स्टिल हैव टू गेस द 2 एंड ऑल्सो टेल मी द सीक्वेंस. हु कैन टेल मी द सीक्वेंस? क्या सीक्वेंस होना चाहिए? Why nobody is answering? So now you are not the active learners. You have become the passive learners who are just listening to me and not replying to me. Yes, correct Prachi. Memory, then understanding and then reflective. Absolutely right. कौन से 3 लेवल्स है? मेमोरी लेवल एक होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल एक होता है एंड देन कम्स द रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना. सो ये 3 लेवल्स है. तो उसमें से अभी इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में. लेट्स सी क्या पूछा है. सो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल
teaching because the pattern of communication that is involved reflective level teaching is basically linear, bottom up, interactional या फिर ट्रांजैक्शनल। देखो ये यूजीसी 2020 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज सो रीसेंट क्वेश्चन। कैसा होता है इसका लेवल? ऑप्शन नंबर सी। ओके, एवरीवन इज टेलिंग मी इंटरैक्शनल। ओके, ऑप्शन नंबर 3। Think once again. So what is the difference between interactional and transactional? कौन बता सकता है मुझे? What do we mean by transactional? देखो, why I am expecting the answers from you, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इफ आई गिव यू द आंसर्स तो सिर्फ आप सुनोगे एंड बाद में आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप आंसर मुझे दोगे तो अगर आपको पता होगा तो यू कैन गिव मी द आंसर। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा सो यू विल योरसेल्फ नो द करेक्ट आंसर। ओके ओके, सो Sumaya gave the answer as D. Sumaya, can you explain it to me why you think D या फिर 4 is the correct answer? और let me just know कि transactional मतलब क्या होता है? Okay, I'll just be aside so that you can see the question properly. Okay, so Kirti is saying, Madam, I just started studying yesterday. I don't have much idea about paper 1 and I use these classes are only my source of study. Is these classes at 3:30 AM is enough to crack net? Kirti, see, so to crack your exam, these lectures won't be sufficient, okay? Because see, in all these lectures, we are just doing the revision. So revision करने के लिए आपको base पता होना ज़रूरी है. So to make your base clear, to know the things, you have to at least clear your concepts, okay? Which you can do from our previous lecture series, जिसमें हमने बहुत सारे topics already discuss किए हुए हैं. So you can go and watch those in the rest of the time. So now when you are coming, so the thing that I told earlier, I am going to mention it again for the students, those who joined now, that before coming to this lecture, the 3:30 का जो हमारा lecture है, उसको आने से पहले what you need to do is always check. जैसे अब now you know the schedule. जैसे कल हम teaching aptitude ही पढ़ने वाले हैं. For the next 3 days, we are going to study research aptitude. Okay. So now when you know that we are going to study teaching aptitude, आप teaching aptitude के बारे में पढ़िए. How are you going to study about it? मैंने already lectures बनाए हुए हैं, मैंने already lectures लिए हैं. You can watch those lectures quickly and come for the lecture here. ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर आप अगर ये सॉल्व करते हो तो वो दोनों मिला के इट विल बी सफिशिएंट. लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चंस पे अगर डिपेंडेड रहोगे देन दैट वोंट बी हेल्पफुल. ओके, absolutely correct Prachi. So transactional is a two-way communication, है ना. जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो, आप पैसों का ट्रांजैक्शन करते हो. So in that transaction what happens, you put your card and then you take the money, है ना. या फिर किसी पर्सन के साथ भी हमें ट्रांजैक्शन करना होगा. So it's the equal efforts from both the sides, right? So interaction से भी better word क्या है यहाँ पे? ट्रांजैक्शन.
clear? It's a transaction of knowledge between teacher and the student, जो होता है हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल में. ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी इंटरेक्शन होता है, लेकिन ये इंटरेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि द थिंग्स गोइंग ऑन आर ओनली इन द हेड ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग बैक. ओके, सो ये चीज होती है ट्रांजैक्शनल में. Juma, yes, so YouTube lectures are already available. You can watch each and every lecture on the YouTube and prepare for it. Okay? देखो, now look at this question. Which one of the following assessment procedures is conducted during an in-progress teaching learning session? अब सबसे पहली बात तो आपको पता होना ज़रूरी है, व्हाट इज समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड. ओके, सो हु कैन टेल मी क्या है समेटिव में क्या होता है? समेटिव लर्निंग में क्या होता है? व्हेन समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड, तो समेटिव एग्जाम्स जो होती है, सो दीज आर बेसिकली जब आपका ओवरऑल स्टडी चेक करने के लिए होती है, जैसे आपकी एंड सेम एग्जाम, उसके बाद एनुअल एग्जाम, ये क्या होती है? समेटिव. उसका ही अपोजिट फॉर्मेटिव है, इसमें आती है ओरल एग्जाम्स, और जो ओपन बुक टेस्ट हो गई, जो फ्रीक्वेंटली कंडक्ट किए जाते हैं एग्जाम्स और थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द सेशन, तो वो होता है समेटिव. नॉर्म रेफरेंस्ड क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्म रेफरेंस्ड? Who can tell me what is norm referenced? Does anybody know or shall I explain? Prachi, I am sorry but I cannot get what are you saying. Comparing मतलब norm referenced होता है, is that what you mean? Yes, you are right on some point. जैसे कंपेयरिंग होता है, लेकिन किस वे में ये कंपैरिजन होता है? ओके शिवानी, आई विल एक्सप्लेन. सो नॉर्म रेफरेंस जो होता है, इट इज बेसिकली जैसे कभी भी हम रैंक बेस्ड जो टेस्टिंग होता है आपका, कि अगर ये जैसे मान लो कोई आपका स्पोर्ट्स है, तो इन दैट स्पोर्ट्स कैसे वो चेक करते हैं कि कौन बेटर है, कि वो रैंक देते हैं कि ये सबसे पहले पहुंचा तो इसको फर्स्ट रैंक मिलेगा, या इसने सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स खाई तो ये नंबर 1 है. फिर जो रैंक देते हैं ना, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड. ओके, जैसे प्राची ने कहा कि कंपैरिजन, सो इन अ सिमिलर वे ये एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन होता है कि ये लड़का इस लड़के से, जैसे ए केम बिफोर बी, तो ए फर्स्ट आ गया और बी सेकंड आ गया, सी थर्ड आ गया, डी फोर्थ आ गया. ओके, सो इट गोज ऑन लाइकवाइज. सो जब रैंक बेस्ड होता है आपका, इट इज नॉर्म रेफरेंस्ड. ओके, एंड क्राइटेरियन रेफरेंस जो होता है वो नॉर्म रेफरेंस का अपोजिट होता है. इसमें आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होता है. ओके, या आपने इंडिविजुअली आप में क्या क्या चीजें अच्छी थी, क्या क्या चीजें बुरी थी, उसका जो इवैल्यूएशन होता है, दैट कम्स अंडर क्राइटेरियन रेफरेंस्ड. ओके, कैन यू सी? Okay, great.
चलो फिर अब बताइए मुझे कि क्या आंसर होना चाहिए. Which one of the following assessment procedures is conducted during and in progress teaching learning session? Yes, right. So now the answer आपको अच्छे से मिल गया. It is the formative की जैसे in progress में जो teaching learning होता है, थोड़े थोड़े इंटरवल में जो हम एग्जाम्स लेते रहते हैं, तो चेक कि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उसे समझ में आया है या नहीं, है ना. सो तब जैसे अब हम करने वाले हैं. सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. जैसे ये हमारा एक वीक हो गया, इसमें वी विल बी लर्निंग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. इन द नेक्स्ट week you are going to learn related to maths. okay, mathematical reasoning आप पढ़ोगे. एंड वो होने के बाद आपका एक होगा मेंटी क्विज. मेंटी क्विज में हम चेक करेंगे कि क्या क्या किसको क्या क्या कितना नॉलेज मिला है, एंड उसके बेसिस पे आपको प्राइजेस भी मिलेंगे. जैसे वी ऑल्सो नो दैट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स कि जो कोर्स में भी बाय करना चाहते हैं या फिर बुक परचेज करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम बेनिफिट देना चाहते हैं. सो वी विल बी गिविंग यू फ्यू गिफ्ट्स, जो विनर होगा उसका. ओके, सो देखो अब इसमें आपको क्या पता चला कि वो रैंक बेस्ड भी होगा, मतलब नॉर्म रेफरेंस्ड भी होगा, एंड इट विल बी फॉर्मेटिव, क्योंकि हम हमारे पूरे जैसे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर 30 days, करेक्ट. लेकिन क्या हमने 30 days के बाद हम एग्जाम दे रहे हैं, जो आप एग्जाम एंड में दोगे, जो आपकी फाइनल एग्जाम आप दोगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज समेटिव. लेकिन अभी जो आप एग्जाम दोगे, मतलब जो छोटा सा टेस्ट दोगे आप, क्विज जो आप दोगे, वो आएगा फॉर्मेटिव में. अंडरस्टूड द डिफरेंस? ओके, चलो उसी बहाने आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द क्विज. सो डू पार्टिसिपेट इन द क्विज टू गेट ऑल द एक्साइटिंग प्राइजेस. देखो अब एक और क्वेश्चन पढ़ो. सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट of statements reflects the basic characteristics of teaching. Select the correct alternative from the codes. देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं. तो इसमें से कौन कौन से टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पहचानने हैं. तो बताइए, टीचिंग इज सेम एज ट्रेनिंग, क्या ये टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक है? नहीं है ना. नहीं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती. ओ मोस्ट वेलकम शिवानी. सो तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है टीचिंग की? नहीं. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच. कैसा होता है? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग. देन टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग. yes, absolutely right. Then teaching is a task word while learning is an achievement word. Do you believe in this? कि टीचिंग इज अ टास्क वर्ड. टीचिंग क्या है? एक टास्क है. एंड लर्निंग क्या है? एक अचीवमेंट है. सो जो कोई भी टीच करता है, सो जैसे आप अब फ्यूचर में टीचर बनोगे, सो आपका काम क्या होगा? यू आर गिविंग सम टास्क, यू आर परफॉर्मिंग सम टास्क. एंड स्टूडेंट जब लर्न करेंगे उस चीज को, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक अचीवमेंट हो जाएगा. जैसे नाउ करंटली आई एम परफॉर्मिंग अ टास्क टू टीच यू समथिंग, टू एटलीस्ट एक्सप्लेन यू समथिंग, है ना. एंड जब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है, देन व्हाट इट बिकम्स एन अचीवमेंट फॉर यू, है ना, कि वाओ, मुझे तो ये टॉपिक समझ में आ गया, है ना. सो डू यू अग्री विद दिस थिंग? यस, राइट, ग्रेट. सो अब टीचिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन. सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होता है क्या टीचिंग का काम? नहीं होता. So that is also not the characteristic. And the last one is
one may teach without learning taking place. Yes, absolutely right. So this can also be one of the things कि one may teach without learning taking place. एक कोई सिखा सकता है कि लर्निंग हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी सिखाने के प्रोसीजर हो गई है. नाउ अगर आप पर्सनली मुझे पूछोगे सो आई विल नॉट एग्जैक्टली बिलीव इन द लास्ट सेंटेंस दो, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शंस में फिर कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है प्रॉपर, विच विल गो विथ आवर ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4. सो मुझे एनी हाउ उसको अग्री करना ही पड़ेगा. सो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विच सेज 3 एंड 4. सो ऐसा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसमें 3 और 4 दोनों आ रहे हैं एंड 6 की जगह कुछ और आ रहा है ना. सो वी हैव टू अग्री विद दिस ऑप्शन. क्लियर? ओके, सो मैम व्हाई नॉट फर्स्ट ऑप्शन? So teaching it means train to particular yes specific topic who is unknown. Teaching is the same as training. देखो तो ना जब मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, how can I call it I am training it to you? I am not training, I am just giving knowledge to you, right? I am not at all training you for something. Train करना is a different thing, okay? And teach करना is a different thing. There is a slight difference that you should know. Okay? So, option B is the correct answer. देखो अब नेक्स्ट. नाउ स्टूडेंट्स, हैव यू ऑब्जर्व्ड वन थिंग कि अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो जो क्वेश्चन सेट में पूछे गए हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से पूछे हैं. वही जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस थोड़े से घुमा फिरा के पूछे गए हैं. जैसे डायरेक्टली नहीं दिया है, हर चीज के लिए कोड दिए हैं आपको, है ना. यहाँ पे स्टेटमेंट्स अलग है, कोड्स अलग है. सो ऐसी कुछ चीजें बस होती है जो यूजीसी नेट और सेट में डिफरेंट होती है. ओके, अदरवाइज द सिलेबस इज ऑल द सेम. अगर आप देख रहे होगे कि ये टॉपिक अगर यूजीसी नेट का भी है एंड इफ यू आर साइंस स्टूडेंट, फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, क्योंकि सेट की पढ़ाई करते टाइम आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है. So you can see कि there is no much difference. Okay. So yeah. So the question says that which of the following factors affect teaching? So factors that affect teaching के ऊपर based ये question है, which says that कौन कौन से factors, अब हमें इनमें से factors ढूंढने हैं. So first tell me teachers internal focus of control, sorry it has to be the focus of control. Yes, this depends or this might affect the teaching, correct, ये हो ही सकता है. सेकंड देखो लर्नर मोटिवेशन, जी हाँ लर्नर का मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है. अगर लर्नर के पास मोटिवेशन ही नहीं होगा, मान लो कि अब मेरी क्लास में बच्चे आए हैं, आप सब लोग अब मेरे सामने हो, यू ऑल आर स्लीपिंग एंड यू आर, मैं आपको क्वेश्चन पूछे जा रही हूँ एंड नो वन इज आंसरिंग मी. सो कैसे मैं पढ़ा पाऊंगी, राइट? सो आई वोंट बी एबल टू टीच यू ऑल प्रॉपरली. सो इसीलिए क्या ज़रूरी है, लर्नर का मोटिवेशन ज़रूरी है. जैसे मुझे अब पता चलता है कि येस यू ऑल वांट टू नो अबाउट दिस थिंग, तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है आपको पढ़ाना, टू टेल यू मोर एंड मोर थिंग्स अबाउट द टॉपिक, है ना. लेकिन अगर आपसे मुझे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो मुझे क्या पता चलेगा, ये बच्चे तो इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में, है ना. So then learners motivation is important. Then
टीचर्स बायोग्राफिकल डेटा, क्या इसकी ज़रूरत होती है बायोग्राफिकल डेटा की टीचर के? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती। देन टीचर सेल्फ एफिकेसी, यस इसकी ज़रूरत होती है, टीचर की सेल्फ एफिकेसी की बहुत ज़रूरत होती है। देन लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, नहीं लर्नर की को करिकुलर एक्टिविटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती टीचिंग में, उससे हमारे टीचिंग पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। देन टीचर स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, यस ये टीचर के स्किल इम्पॉर्टेंट है। एंड टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, यस ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कौन कौन से पॉइंट हमें पता चले? 1, देन 2, देन 4, देन 4 and 6 and 7, है ना। मतलब अब ये ढूंढो कहाँ पे है, 1, 2, 4, 6, 7, अरे ऑप्शन नंबर ए में ही है, ये तो प्रेजेंट है ना। सो दिस हैज टू बी योर करेक्ट आंसर, ए इज राइट। ओके, सो सेल्फ एफिकेसी मतलब क्या होता है? सो सेल्फ एफिकेसी मतलब आपका खुद के ऊपर, मतलब जैसे हम कहते हैं ना सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस या वेट लेट मी जस्ट गिव यू बेटर वर्ड फॉर इट। जैसे हम सेल्फ एफिशिएंसी, सोमैया की सेल्फ एफिशिएंसी की बात, ओके सेल्फ एफिकेसी यू मीन, है ना। Yes, correct. So self efficiency और self efficacy is the same वैसे तो। So self efficacy मतलब आपका जो भी टीचर के पास खुद को लेके जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए या खुद को लेके एक रिकग्निशन जो होना चाहिए या खुद का डिसिप्लिन जो टीचर फॉलो करता है, ऐसा टीचर इज सेल्फ एफिकेसी। ओके, सो yes, absolutely correct. So it says one's ability, right प्राची, absolutely right. So जो उसके पास जो क्वालिटीज है उसको प्रेजेंट करना या उसके पास वो स्किल होनी चाहिए पढ़ाने की। The teacher should have all those things in him or her. Okay? Yeah. Self potential, absolutely right Urmila. Thank you Prachi, thank you Urmila so much for explaining and giving the right words that I meant. Okay, so चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, what is the next question? So which of the following teaching method या methods is or are contributive to direct learning? देखो यहाँ पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया है आपको, घुमा फिरा के पूछ रही है ये चीजें कि जिसमें आपको बहुत चीजें पता होनी चाहिए, नॉट ओनली वन। सो टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, सो कौन कौन सी मेथड्स कंट्रीब्यूट करती है डायरेक्ट लर्निंग के लिए? डायरेक्ट लर्निंग के बारे में हमने कल भी बात की थी। सो टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, इसकी तो कोई ज़रूरत, ये मेथड नहीं यूज़ की जाती। देन स्टिम्युलेशन एंड रोल प्लेइंग, यस करेक्ट, सिम्युलेशन एंड रोल प्लेइंग इज इम्पॉर्टेंट। देन लेक्चर विथ और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। Participation in workshop and assignments, yes. Then MOOCs and heuristics. So I guess कि आप लोगों को heuristics क्या होता है नहीं पता होगा। So basically heuristics is a method, लर्निंग टीचिंग लर्निंग का ही मेथड होता है जिसमें टीचर मेक्स यू फाइंड आउट योर ओन आंसर्स। आपके जो डाउट्स है उसका आंसर आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर कोई एक, जैसे नाउ आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन, कॉग्निटिव थ्योरी, ओके,
अब इसका आंसर आपको पता नहीं है, तो अब इसका आंसर मैंने आपको नहीं दिया. What I said, you have to find out on your own. So when I say that, it is considered to be heuristic method of teaching. Okay? जिसमें आपको आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद फाइंड आउट करना होता है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद फाइंड आउट करने होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ह्यूरिस्टिक्स. ओके, मूक्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूक्स? हु कैन टेल मी? इट इज अ ऑनलाइन पोर्टल थ्रू विच वी कैन स्टडी फ्री. क्या फुल फॉर्म है मूक्स का? मैसिव समथिंग समथिंग समथिंग. क्या है? हु कैन टेल मी? यस, करेक्ट प्राची. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है, एंड दैट टू ऑन योर ओन, जैसे स्टूडेंट को खुद करना पड़ता है वो, सो वो होता है ह्यूरिस्टिक्स में. अब मूक्स का फुल फॉर्म बताइए मुझे. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. एब्सोल्युटली राइट. क्या है मूक्स का फुल फॉर्म? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. ओके, सो ये इसके बारे में भी टीचर अवेयर होना चाहिए. ये चीज़ें टीचर ने फॉलो करनी चाहिए, है ना. एंड इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन डायरेक्ट के लिए इट कुड बी आई एम सॉरी. सो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग. डायरेक्ट लर्निंग के लिए कौन कौन से मेथड्स कॉन्ट्रीब्यूटिव है? सिम्युलेशन एंड रोल प्लेइंग, देन पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट्स, देन मूक्स एंड ह्यूरिस्टिक्स. ओके, सो ये डायरेक्ट लर्निंग में हेल्प करते हैं. तो अब बी, देन डी एंड ई, ये option number 1 is the correct option. Okay, so that is what we are going to study now. Just wait a second, students. Okay, so I am back. So we will discuss 2-3 questions more. या आप बताइए, because there is one more lecture after this class. So what we will do is we will discuss 5 more questions and then we will stop. Okay, so चलो let's move ahead. Yeah, so देखो ये जो question है, now this is the question which came in your Karnataka set. तो कर्नाटका सेट में 2020 इस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था. क्या है क्वेश्चन? विच इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ टीचिंग. मोस्ट एफिशिएंट मेथड टीचिंग की क्या है? टीचर सेंट्रिक या इंफॉर्मेशन सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक या टेक्स्ट सेंट्रिक? व्हाट डू यू थिंक? कौन सी मोस्ट एफिशिएंट मेथड होनी चाहिए टीचिंग की? और देखो अब यहाँ पे अब आपको लगेगा ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज एम्बिग्विटी वाला क्वेश्चन. ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एम्बिग्विटी? मतलब जिसके एक से ज़्यादा, इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. अब अगर आप ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट टीचर सेंट्रिक मेथड वाज द मोस्ट एफिशिएंट वन. लेकिन आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है वो भी देखिए. सो एग्जामिनर का आपको माइंडसेट पता चलेगा. इतना लेटेस्ट अगर उन्होंने पूछा है, मतलब वो लेटेस्ट सोच के ही पूछ रहे होंगे, राइट? सो देन यू विल अंडरस्टैंड. देन टीचर सेंट्रिक, क्या आजकल के मेथड टीचर सेंट्रिक होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते. मतलब वो कैसे होते हैं? करेक्ट, दे आर स्टूडेंट सेंट्रिक. सो वो स्टूडेंट का सोच के ये सारे के सारे लेक्चर्स किए जाते हैं. ओके, सो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. यस, राइट. नेक्स्ट देखो, अब अ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इफ ही कैन आस्क. देखो अब एक टीचर को फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्लुएंट कब कहा जाता है? जब वो फ्लुएंट हो जाता है. फ्ल
meaningful questions, as many questions as possible, maximum number of question in a fixed time, या many meaningful questions in a fixed time. What do you think कि एक टीचर को fluent in asking question कब कहा जाता है कि the teacher is very fluent in asking questions? ये हम कब कह सकते हैं? Yes, correct. Aditi, Urmila, Prachi, you all are right. No, Shivani, B will not be the answer. So, as many questions as possible. कैसे आप कह सकते हो? देखो कि अगर मान लो मैं आपको कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछने लग गई कि अब मेरे पास टाइम है, मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो मैं कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. आपने क्या खाया, आप कब सोए, आप कब उठे, क्या पहना है आपने, अगर ये मैं फालतू के क्वेश्चंस पूछूंगी तो उसका यूज है कुछ नहीं है. मतलब मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछने चाहिए मुझे, है ना, एंड वो भी एक फिक्स्ड टाइम में. आई शुड नॉट एक्सीड माई टाइम. जैसे मुझे कहा गया है दैट यू हैव टू टेक द लेक्चर फॉर 1 hour. I should be asking you the questions in that 1 hour, right? So then many meaningful questions in a fixed time. Okay, so meaningful questions तो सही है, लेकिन सिर्फ meaningful questions नहीं पूछने, in a fixed time पूछना भी important है. Okay, so कौन सा correct answer हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Next देखो अब, that lecture method is least effective in the learning of the following. देखो lecture method इसमें से क्या learn करने के लिए least important है. अब देखो, अब effective पे हम focus कर देते हैं. जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, किस पे focus करना है? इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है आपको. सो आप बताइए, lecture method is least effective in the learning of the following. क्या learn करने में लेक्चर मेथड लीस्ट इफेक्टिव होता है, या लेक्चर मेथड में इसमें से कौन सी चीज लीस्ट इम्पॉर्टेंट होती है? लेक्चर दे रही हूं मैं अब. एप्टीट्यूड्स, correct Shivani, you are right. So yes, Vishnu, you are right too. Urmila, you are also right. So see, relationships nahi. So lecture method is least effective in the learning of the skills. Okay, स्किल्स अगर आपको लर्न करने होंगे तो उसमें लेक्चर मेथड दे के कोई फायदा नहीं होता. ओके, तो अगर आप लेक्चर दे रहे होगे तो उसमें से स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ही जरूरत होती है. क्लियर? नेक्स्ट देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड. ये देखो, ये कर्नाटका सेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है. That which of the following techniques used by a teacher to teach include. कौन कौन सी टेक्निक्स इंक्लूड होती है? लेक्चर, इंटरैक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क या फिर सेल्फ स्टडी. अब टीचर की टेक्निक में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? सेल्फ स्टडी टीचर के टीचिंग में थोड़ी इंक्लूड होता है, नहीं होता है ना. मतलब नो, सेल्फ स्टडी इज नॉट इंक्लूडेड. मतलब 1, 2 and 3. अब देखो 1, 2 and 3 कहाँ पे है? यस, ऑप्शन बी में है. 1, 2 and 3 ओनली. सेल्फ स्टडी तो स्टूडेंट खुद ब खुद करता है, उसको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है ना. तो ये टीचर की टेक्निक के बारे में पूछा गया है, जो जिसमें ये 3 चीजें आएंगी. ओके, सो ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या है लास्ट क्वेश्चन? अ स्टूडेंट हु सीक्स मीनिंग एंड रीजनिंग फॉर व्हाट ही और शी लर्न्स कैन बी क्लासिफाइड एज. ओके, सो जिसमें स्टूडेंट को मीनिंग पता चले.
एंड रीजन पता चले उसके पीछे का, तो उसको हम कैसे लर्नर कहेंगे? इनोवेटिव लर्नर, कॉमन सेंस लर्नर, डायनामिक लर्नर या एनालिटिक लर्नर? देखो, नाउ इनोवेटिव मतलब क्रिएटिव होता है, न्यू इनोवेशंस जो करता है, न्यू चीजों के बारे में जो सोचता है, दैट इज द इनोवेटिव लर्नर। इसमें मीनिंग पता होने का, रीजन फाइंड आउट करने का नहीं है कुछ लेना देना। कॉमन सेंस लर्नर, वो तो कॉमन हो गया, वो तो लॉजिक बेस्ड हो गया है ना। देन डायनामिक लर्नर, डायनामिक लर्नर मतलब जो हर एस्पेक्ट में स्टडी करता है, जैसे ऑलराउंडर हम कहते हैं, वैसे डायनामिक होता है, ओके। एंड एनालिटिकल लर्नर मतलब होता है कि जो एनालिसिस करता है, जो अंडरस्टैंड करता है चीजों को। यस, एब्सोल्युटली राइट। सो आंसर डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मीनिंग वो क्या करेगा? मीनिंग ढूंढेगा एंड रीजंस ढूंढेगा, है ना। वो किस में करेगा? वो एनालाइज करने के लिए करेगा। उसे हम कैसा स्टूडेंट कहेंगे? एनालिटिकल लर्नर कहेंगे उसे हम, ओके। आई होप आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। ऐसा कोई भी टॉपिक था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन था जो किसी को नहीं समझ में आया है? वी स्टिल हैव 2 to 3 minutes with us. You can ask me. Is there anything related to teaching aptitude as of now that is not clear to you? या कोई आंसर आपको ऐसे लग रहा है? Aditi, I'm sorry, I'm not able to get your point. 29, are you talking about the question 29? Okay, 29 question का क्या कहना चाहते हो आप? क्वेश्चन में एटीट्यूड एंड रिलेशनशिप्स प्लीज एक्सप्लेन। ओके, सो ओके, कहाँ गया क्वेश्चन? या 28th क्वेश्चन वाज इट। सो यहाँ पे एटीट्यूड एंड रिलेशन, एटीट्यूड मतलब आपका वे ऑफ थिंकिंग, ओके। व्हाट इज योर ओपिनियन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे अगर मैं कहूँगी कि अगर आप मान लो कि यू आर नॉट एट ऑल फोकस्ड ऑन पेपर 1 या फिर जनरल एप्टीट्यूड, ओके। सो मैं क्या कहूँगी कि आपका एटीट्यूड नहीं है जनरल एप्टीट्यूड को लेके कुछ भी, मतलब यू आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, ओके, और यू आर नॉट थिंकिंग इन दैट पर्टिकुलर वे विच यू शुड थिंक। सो दैट इज योर एटीट्यूड फॉर दैट, मतलब लुकआउट कहते हैं ना हम, आपका लुकआउट क्या है, ओके। सो वो आएगा आपके एटीट्यूड्स में। एंड रिलेशनशिप्स इज द कॉमन, कि आपका किसी और के साथ जो रिलेशन होता है वो। सो इन चीज़ों के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए हम लेक्चर दे के बात कर सकते हैं, या उनको सुधार सकते हैं, या उसमें चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन अगर हम स्किल की बात करें तो उसमें लेक्चर मेथड काम में नहीं आता, क्योंकि सिर्फ मैं आपको लेक्चर देती रहूंगी तो आपके स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, ओके। ओके, सो अमित इज आस्किंग, ओके, सो पहले उर्मिला का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। कल का सेशन विल अगेन बी ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। कल फिर से हम टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ेंगे, एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट विद द रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके। क्योंकि ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको उनसे भी फेमिलियर करवाना चाहती हूँ रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, इसीलिए मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को एक और दिन देना चाहती हूँ। एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके। सो कल वी विल स्टडी टीचिंग एप्टीट्यूड इटसेल्फ, and day after tomorrow we will study research aptitude, okay. Okay, then Amit is asking first question of today's class, दोबारा बोल दीजिए मैम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's class मतलब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, let's revise it again, लेट्स सी क्या कंफ्यूजन है उसमें। ओह माय गॉड,
Okay, so question number 16. तो which set of the following differentiate the offline with that of online testing method? ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्टिंग मेथड में क्या डिफरेंस है, इनमें से कौन सा डिफरेंस सबसे बेस्ट सूट करता है? तो वो तो हमें पता चल गया कि ऑफलाइन इज लोकल सेंटर्ड एंड ऑनलाइन इज सेंट्रलाइज्ड होता है। दूसरा होता है कि इंटरनेट इज मस्ट फॉर ऑनलाइन and not a necessity for offline, and third is online usually provides instant evaluation मतलब जो उसका टेस्टिंग होता है, जो मार्क्स देने की जो पैटर्न है वो जल्दी आपको मार्क्स मिल जाते हैं इसमें, एंड ऑफलाइन नीड नॉट, मतलब जल्दी, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर वो सब चीजें करती है ना, एंड टीचर कर रही है तो टाइम लगेगा। ओके, सो इसीलिए दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। Then what was the next question? So Shivani, मैम लाइफ साइंसेस सेट के ऐसे रिवीजन सेशन नहीं होंगे क्या एमएच सेट के लिए? लाइफ साइंस के लिए आई कैन नॉट अश्योर यू एनीथिंग, बट श्योर द सर इज ऑलरेडी प्लानिंग टू डू इट। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आप वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है लाइफ साइंसेस का, उस पर आप जाके ढूंढ सकते हैं, तो शायद आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, देन अदिति इज आस्किंग, मैम सेट के लिए कितने स्टेट्स के सेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है? सो अदिति, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सेट एग्ज़ाम्स। सो आप जिस सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अगर सिर्फ उसके ही क्वेश्चंस भी अगर आप प्रिपेयर करते हो, उसको ही अगर आप एनालाइज करते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। ना यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एमएच सेट के ही स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे तो हर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, राइट? सो इसीलिए मैंने ऐसे ओवरऑल सबका लिया है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कोई एक ही सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसी सेट के सारे पेपर को एनालाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन yeah, so those were the questions I guess. So I think now nobody has any other doubts. I am able to clear all your doubts. अगर कुछ भी और होंगे so कल again जब हम मिलेंगे, so we can definitely clear them out, we can solve them. I am always there to help you out in any need. Clear? ओके, सो 2011 से 2020 तक एमएच सेट करेंगे तो सफिशिएंट होगा ना? यस यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो क्या होता है ना, 20 जैसे आप कहोगे मैम 10 ही साल के क्यों करने हैं, क्योंकि 10 साल पहले जिन्होंने भी पेपर सेट किया होगा वो अभी आपके पेपर सेट करने नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो या तो रिटायर हो गए होंगे या तो वो अभी सिस्टम में ही नहीं होंगे, है ना? तो इसीलिए वो उसके पहले के पेपर से हमें कोई लेना देना नहीं होता। अभी के पेपर्स हम इसीलिए चेक करते हैं क्योंकि वो जो भी आपके एग्जामिनर है जो आपके पेपर सेट कर रहे हैं वो इन 10 सालों के बेसिस पे करने वाले हैं। ओके, सो ये 10 साल सफिशिएंट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, most welcome all of you, and thank you all for attending this session, for being present, for actively participating and for asking me questions. Okay, and till the time we meet next, happy learning and all the best for your exams. So और कुछ डाउट आते हैं, we will meet tomorrow again to solve them out. Okay, and जो स्टूडेंट्स अभी आज कल और आज का सेशन अटेंड नहीं कर पाए हैं, आपके जो दोस्त होंगे उनको आप ज़रूर बोलिए कि वो भी ये लेक्चर्स अटेंड करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कितना इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा ही नहीं है हम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर्स तो ऑनलाइन भी प्रेजेंट हैं होंगे, लेकिन उसको क्यों वो आंसर आया ये भी तो पता होना ज़रूरी है ना? So that is what we are doing right now. So which is important. You ask your friends, you ask your relatives जो इसकी preparation कर रहे हैं to attend this session so that उनको भी इसका benefit हो. Okay? So yes, most welcome all of you.
Mm, शिवानी इज आस्किंग 50-60 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. यस एब्सोल्युटली शिवानी, 50 भी नहीं, आई कैन अश्योर यू 60 टू 70 मार्क्स आपके अश्योर हो जाएंगे. कैसे, उसके लिए भी मैंने वीडियो दिया है, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि अभी हमारे माइंड में क्या होता है ना कि वी आर टेंस्ड कि कैसे मार्क्स लाए हम, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है. लेकिन जब आप वो वीडियो देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इजी इट इज टू स्कोर इन पेपर 1. okay, and I can assure you, you all are very brilliant students and you can definitely score those many marks. उससे ज़्यादा ही करोगे, I can guarantee that. okay, so yes, sure, you can definitely score 50 to 60 marks through these sessions. ओके, मोस्ट वेलकम शिवानी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. आप कभी भी पूछिए, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आई एम ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि दिस क्वेश्चन इज सिली और हाउ कैन आई आस्क दिस. नो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. ओके, so let's end the session for today and let's meet tomorrow at the same time at 3:30 p.m. okay, chalo, bye all of you, have a very great day ahead. हो गया सर. सर